हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा आप सब लोगों का मेरे चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के आगे का पार्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की कुछ ऐसी इंफेक्शियस डिजीज की जो कई तरह के पैथोजेंस से फैलती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमारे जो टॉपिक होंगे उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, यानी कि ये जो इंफेक्शियस डिजीज है इनको होने से कैसे रोका जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इम्यूनिटी को समझने, इम्यूनिटी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं टॉपिक, कौन सा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज। इंफेक्शियस डिजीज को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कई तरह की इंफेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हर इंफेक्शियस डिजीज के जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं, इसका एक पूरा मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं, मेथड होता है उनका, जिससे कि वो हमारी बॉडी तक आ सकें और हमें बीमार कर सकें। ठीक है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। ठीक है, यानी कि वो कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, वो वेक्टर्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हमारी कांटेक्ट में आ सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह के मेथड्स जो हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट्स फॉलो करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन शो कर पाए। ठीक है, यहां प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमें बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं, जिससे हम उन इंफेक्शियस एजेंट्स को हमारी बॉडी तक पहुंचने से रोक सकें। ठीक है, तो इनमें जो पॉइंट्स होंगे उनमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं वो होते हैं जी पर्सनल हाइजीन के और पब्लिक हाइजीन के। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। ठीक है, फिर पर्सनल हाइजीन को मेंटेन किया जाए जिसकी वजह से जो कांटेक्ट है हमारा इंफेक्शियस एजेंट्स के साथ वो रुक जाए। पर्सनल हाइजीन में हम लोग क्या काउंट करेंगे, देखिए बॉडीली क्लीनलीनेस, ठीक है, एक तो जो बॉडी है वो साफ सुथरी रखी जाए, कहने का मतलब कि सुबह उठ करके ब्रश किया जाए, नहाया जाए, नेल्स जो है वो कटे हों, साफ सुथरे कपड़े पहने जाएं। ठीक है, तो बॉडीली क्लीननेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। दूसरा, हेल्दी फूड, हेल्दी एंड कवर्ड फूड। ठीक है, क्या है, हेल्दी एंड कवर्ड फूड, क्लीन फूड जिसको हम बोल सकते हैं। अभी जो खाना हम खा रहे हैं या जो पानी हम पी रहे हैं वो साफ सुथरा हो, किसी तरह का कोई कंटामिनेशन उसके अंदर प्रेजेंट ना हो। कवर्ड का मतलब ढका हुआ रखा जाए, ओपनली प्रेजेंट ना हो, क्योंकि अगर ओपनली प्रेजेंट होगा तो हवा के थ्रू जो सेल्स है माइक्रोब्स के वो वहां तक पहुंच सकते हैं। ओपनली रखा हुआ होगा तो कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे हाउस फ्लाई है वो कैरियर है। ठीक है, वो ट्रांसमिट कर सकती है पैथोजेनिक सेल्स को, कहां तक, आपके फूड तक या वाटर तक। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, ये जो चीज है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी। ठीक है, इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन की कंडीशन है उसमें एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हमारी हेल्दी हैबिट्स हो, हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, गुड हैबिट्स बोल सकते हैं, जैसे सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पर जाना, ये चीजें हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकें और इंफेक्शियस डिजीज से बचे रहें। ठीक है भाई, अपने दूसरों की हेल्थ की तो बाद में चिंता करेंगे ना, पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो पर्सनल हाइजीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद पर्सनल हाइजीन के बाद बात आ जाती है मेंटेनिंग
पब्लिक हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के बाद जो बात आती है वो पब्लिक हाइजीन की बात आ जाती है जी। और पब्लिक हाइजीन क्योंकि क्या है कि इंडिविजुअल जो है आइसोलेशन में तो रहता नहीं है, भाई खुद को साफ सुथरा रख लिया और अपने आसपास कचरा फैलाएगा तो वो बचा रहेगा उस कचरे से होने वाले नुकसानों से नहीं। ठीक है, वो एक पूरे सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, रहता है वहां पर, तो लोग या उसकी खुद की हरकतें या दूसरों की हरकतें जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, इसलिए पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आसपास साफ सफाई रखनी पड़ती है। इसलिए पहला, जैसे पब्लिक हाइजीन में क्या पॉइंट जो काउंट किए जाएंगे, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। ठीक है, कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे घरों से निकलता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए। ठीक है, ओपनली ना फेंका जाए। जैसे अमूमन हम अपने आसपास देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो आलस की वजह से प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं वेस्ट मटेरियल को, इधर उधर खुले में ही फेंक देते हैं। फिर उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर क्या है, पैथोजेंस पनपेंगे, ग्रो करेंगे, और फिर वही पैथोजेंस जो है वो कैरियर्स के थ्रू, एयर के थ्रू, ठीक है, या फिर वाटर को कंटामिनेट करते हुए हमारी बॉडी तक पहुंचे हुए हमें बीमार करेंगे। और दूसरा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, भी वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए और प्रॉपर एक सीवरेज सप्लाई, जैसे हर सिटी के अंदर, टाउन के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर सीवरेज सिस्टम जो है वो मेंटेन्ड होता है, अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं जिसके थ्रू ह्यूमन फीकल मैटर जो है वो ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द टाउन और सिटी जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन डिफेशिएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, खुले में जो सोच करना था। ठीक है, तो जैसे इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, काफी लोगों को अवेयर किया है कि हर घर में जो है वो एक टॉयलेट वो करवाएं, बनवाएं, ताकि ओपन डिफेशिएशन की जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा मिले। क्यों? क्योंकि ओपन डिफेशिएशन जो फीकल मैटर है उसके अंदर कई तरह के पैथोजेनिक सेल्स हो सकते हैं, और अगर कोई कैरियर है उस फीकल मैटर के ऊपर से घूम फिर करके इधर उधर पिकनिक मना करके वहां से वो कैरियर हाउस फ्लाइज जो है वो आई हैं, घरों में एंटर कर रही हैं, आपके खाने पीने के सामान पर बैठ रही हैं, तो वो उन पैथोजेंस को आपके फूड आइटम्स तक पहुंचा करके उन्हें कंटामिनेट करवा सकती हैं और हमें सीरियस इन्फेक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो एक पहला क्या आ गया, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। दूसरा, टाइमली क्लीनिंग ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स। ठीक है भाई, आपके आसपास अगर पानी को स्टोर करके रखने के लिए कोई स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जैसे मान लेते हैं अपने गांव में जोहड़ होते हैं या तालाब होते हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनमें पानी को स्टोर करके रखने के लिए रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है उनके अंदर, या वैसे वाटर जो अपना वाटर वर्क्स वगैरह का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें भी जो पॉन्ड्स हैं, जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, उनको टाइमली क्लीन किया जाए, टाइम टू टाइम उस पर उसकी साफ सफाई को ध्यान में रखा जाए, किसी भी तरह का कंटामिनेशन, किसी भी तरह का उसके अंदर अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है तो उसको रोका जाए। ठीक है, तो एक ये। और तीसरा पॉइंट, अपने आसपास की जगहों पर अननेसेसरली वाटर को स्टेगनेंट कंडीशन में ना मेंटेन होने दिया जाए। यानी कि जैसे बारिश के दिनों में होता ना कि लो लाइंग एरिया, जो ढलान वाले जो एरिया है, वहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर यही जो रुका हुआ पानी है बारिश का, ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड कर देता है किसको, मच्छरों को। ठीक है, बारिश के टाइम में मच्छरों का जो आक्रमण है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट वाटर जो है वहां पर वो अच्छे से ब्रीडिंग ग्राउंड है उनके लिए, ब्रीड करेंगे, एग्स ले करेंगे, उनके लार्वा प्यूपा जो है वो वाटर में ग्रो करेंगे और एडल्ट स्टेज में आते ही आप लोगों का खून चूसने के लिए आपकी घरों की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो पानी खड़ा रहने ही ना दिया जाए। ठीक है, उसके बावजूद अगर कंडीशन ऐसी है कि कोई वाटर रिजर्वोयर है, और वाटर रिजर्वोयर को तो आप क्लीन कर नहीं सकते, उसमें आप कोई पॉइजन तो डाल नहीं सकते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इस तरह के जो मॉस्किटो वगैरह, इस तरह के जो वेक्टर्स हैं, इनको खुद से अपने घरों से दूर बनाए रख सकते हैं। जैसे
एनसीईआरटी में गंबूजिया नाम की एक फिश जो है उसके बारे में बताया गया कि अगर जैसे वाटर रिजर्वोयर है, काफी बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं जिनके अंदर वाटर को स्टोर करके रखा जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस तरह के अगर पूल्स हैं या वाटर रिजर्वोयर्स हैं तो उनके अंदर हम इस तरह की फिशेस को, गंबूशिया नाम की फिश है या इसी तरह की दूसरी फिशेस को रख सकते हैं। ये जो फिशेस हैं ये मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करती हैं, ठीक है, तो मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। दूसरा तरीका क्या है, हम अपने घरों में जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है, डबल डोर सिस्टम लगवाएं जिनमें से एक जो है वो ओपन हो और दूसरे के ऊपर नेट या जाली लगी हो ताकि जो मच्छर मक्खी हैं वो हमारे घरों के अंदर एंटर ना करें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा जो बायोमेडिकल साइंसेज हैं इन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है और बहुत सारे जो हमारे पास रिमीडियल सिस्टम तो है ही है, लेकिन और भी काफी सारी टेक्निक हैं जो हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जैसे वैक्सीन्स हैं, क्या है, वैक्सीन्स, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और वैक्सीन जो है इनकी हेल्प से हम किसी भी तरह की जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं जिनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होंगे उनके फैलाव को रोक सकते हैं। जैसे पल्स पोलियो अभियान जो है आप लोगों ने सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी जो है वो 2 बूंद जिंदगी की सालों से पिलाते आ रहे हैं बच्चों को, सालों से एडवर्टाइज कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम है, इस तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करती है, चलाती है, ऑर्गेनाइज करती है ताकि जो लोग हैं वो इस तरह की वैक्सीन्स लें टाइम टू टाइम और जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनसे बचे रहें, ठीक है। तो टीकाकरण के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। तो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं एंड अदर मेडिकेशंस। अगर हमारी बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीज के तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स या दूसरी तरह की मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिनसे हम समय रहते इस तरह की बीमारियों को होने से रोक सकें या इनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इसके बाद भाई मान लेते हैं हम जो हैं इन चीजों को करना भूल जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही कम बीमार पड़ती है, रेयरली हमारी बॉडी, अब ऐसा क्यों है, रेयरली हमारी बॉडी जो है वो बीमार पड़ेगी, जबकि कांटेक्ट में तो हम रोजाना आ रहे हैं इन्फेक्शियस पैथोजेंस के, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं, पैथोजेंस हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस हैं या प्रोटोजोआन्स हैं, उनके कांटेक्ट में तो हम रोजाना आते हैं। और अकेले हम नहीं, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर रोजाना कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ना तो हम रोजाना बीमार पड़ते हैं और ना ही हमारी सोसाइटी एक साथ हमारे साथ ही बीमार पड़ेगी, ठीक है। तो इसके पीछे क्या फंडा है, इसके पीछे फंडा होता है जी इम्यूनिटी का, ठीक है। क्या है, इम्यूनिटी। अब बीमारी होगी किसी इंडिविजुअल को, इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ इम्यूनिटी इन इट्स बॉडी, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को बीमारी अगर होगी या नहीं होगी या कौन डिसाइड करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो डिसाइड करेंगे ही करेंगे। इन्फेक्शियस एजेंट आएगा तो चांस तो है बीमार होने के, लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट के आने के बावजूद भी कई बार, जैसे रोजाना, अभी मैंने बोला रोजाना हम किसी न किसी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, उसके बावजूद भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारी बॉडी की एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है। देखिए भारत एक देश है, उसमें साल में कई बार हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी आ रहा है, बांग्लादेश की तरफ से ये आ रहे हैं, चाइना की तरफ से ये आ रहा है, श्रीलंका की तरफ से ये आ रहा है। तो चारों तरफ से जो इंडिया है उसके अंदर आतंकवादी हैं या नक्सलवादी हैं या इस तरह के दूसरे जो इंडिविजुअल है अशांति फैलाने के लिए जो हमारे देश में एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
लेकिन हर बार वो कामयाब नहीं होते। क्यों नहीं कामयाब होते? क्योंकि हमारे इंडिया के बॉर्डर पर क्या है, फौजी भाई तैनात है दम के साथ, पूरा दमखम लिए, ठीक है, वो वहां पर खड़े हैं देश की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। वो देश के अंदर आने वाले इस तरह के जो परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं या पैथोजेंस हैं, जो हम बोल सकते हैं कि टेररिस्ट जो है वो पैथोजेंस की तरह ही है। तो ये जो टेररिस्ट एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या नक्सलाइट जो है एंटर करने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए वहां पर क्या है, वहां पर हमारे फौजी भाई खड़े हैं, ठीक है। तो जैसे कोई आर्मी अपने कंट्री या अपने लैंड एरिया की जो है हिफाजत करके रखती है, किनसे, जो एक्सट्रूडर्स होते हैं बाहर से आने वाले, ठीक है, घुसपैठ करने वाले जो लोग हैं उनसे, बिल्कुल इसी तरह एक आर्मी हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। एक आर्मी हमारी बॉडी के अंदर है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करती है, किससे, इस तरह के इंफेक्शियस एजेंट से, जो एक्सट्रूडर्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर के एनवायरमेंट से एंटर कर रहे हैं, किसमें, हमारी बॉडी में, और उसे बीमार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो उसके साथ फाइट करती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके साथ फाइट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आर्मी है हमारी बॉडी की, ये इस फाइट को जीत लेती है और हम बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। लेकिन कई बार जब हमारी हैबिट्स अच्छी ना हो, हम अच्छा खाना पीना ना कर रहे हो, या पैथोजेंस का नंबर, यानी कि वो जो टेररिस्ट आ रहे हैं हमारी बॉडी में, उनका नंबर अगर बहुत ज्यादा हो, तब कहीं जाकर के ये जो हमारी आर्मी है थोड़ा सा वीक पड़ती है, हमारे जो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है, जो हमारे डिफेंस पावर है बॉडी की, वो थोड़ी सी वीक पड़ती है और हमारी बॉडी में सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, किसके, इन्फेक्शन के, डिजीज के, ठीक है। तो ये जो पावर है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज, power of the body of an organism to fight against an infection or a disease is what we called immunity। क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी इज पावर ऑफ रेजिस्टेंस, पावर ऑफ रेजिस्टेंस developed inside the body of organism to fight against infection, ठीक है। ये क्या है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस है, ये हमारे बॉडी के रेजिस्ट करने की पावर है, ठीक है, जो डेवलप होगी, या तो ऑलरेडी प्रेजेंट, बाय बर्थ प्रेजेंट होगी अगर इनेट इम्यूनिटी है तो, या फिर उसे हम अपने लाइफ स्पैन के दौरान डेवलप करेंगे, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होगी, इसलिए टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है। तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या, पावर ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। सिंपल से शब्दों में बोले कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पावर, ठीक है, कौन सी पावर, जो कि उसे बचाएगी, किससे, बीमारियों से, इन्फेक्शियस एजेंट्स से, ठीक है। तो ये जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, इन्फेक्शियस एजेंट से। और ये जो इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम है, ये हमारी बॉडी में करता कौन है, ये हमारी बॉडी में कौन करेगा जी, इम्यून, जो भी करेगा वो इसी सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ cells and molecules which used to fight, which is generally used to fight against infections, ठीक है। ये क्या है,
कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है किसका, सेल्स का और कुछ मॉलिक्यूल्स का, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं और कुछ सेल्स हैं जो मिल करके इन्फेक्शन से लड़ने की पावर जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच इज यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब जो इम्यून सिस्टम है इम्यूनिटी को जनरेट करता है किसकी हेल्प से, कुछ सेल्स और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। ठीक है, जैसे आप लोगों ने WBC के बारे में सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या ल्यूकोसाइट्स भी हम नाम दे देते हैं, तो ये सेल्स हैं। और इसी तरह के कुछ और सेल्स हैं या कुछ WBC के ही सेल्स जो हैं वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे किससे, अटैक ऑफ पैथोजेंस से। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम की और इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, इम्यून सिस्टम के और इम्यून रिस्पॉन्सेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। और एक साइंटिस्ट जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जेनर साहब, एडवर्ड जेनर, इन्हें बोला जाता है जी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इन्हें क्या नाम दिया गया है, इन्हें नवाजा गया है किसके पद से, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। आप लोगों को ध्यान हो तो एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था, वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या डिजीज, immune system complex system of cells and molecules which is used to fight against disease, and immunology is the study of immune system and immune response of a body of organism is immunology। and एडवर्ड जेनर कौन है, एडवर्ड जेनर है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स की। ठीक है, इम्यूनिटी के टाइप्स की, तो इम्यूनिटी जो है वो है दो तरह की, इम्यूनिटी दो तरह की देखने को मिलती है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, दो तरह की है, एक है जी इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी होती है जी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, पहले तो हम सिंपल से मीनिंग समझ लेते हैं इन दोनों ही टाइप ऑफ इम्यूनिटी के। इन्नेट इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट in an organism by birth। ठीक है, जन्म से ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ इंफेक्शन से लड़ने की जो पावर है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसको जी, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का जब जन्म होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, कुछ सेल्स हैं ऑलरेडी जो उसकी हेल्प करेंगे किसमें, पैथोजन से उसके शरीर को बचाने में। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है, ये जो सेल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी बॉडी में या कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी बॉडी में जो उसकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट्स की एंट्री को रोक रहे हैं या इन्फेक्शियस एजेंट्स जो एंटर कर चुके हैं उनको किल करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, उसकी बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी फॉर्म कर रहे हैं, और ये बाय बर्थ ही प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और दूसरा जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिस इम्यूनिटी डेवलप्ड इन organism's body during its lifespan। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है एक्वायर किया गया है, ये जो इम्यूनिटी है ये क्या है,
एक्वायर किया गया है, ये डेवलप की गई है बाद में, बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं थी, इसको बाद में एक्वायर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह की कोई इम्यूनिटी जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय बर्थ नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि जन्म के बाद जैसे जैसे वो ग्रो करता है, एंटीजेंस को फेस करेगा, पैथोजेंस को, इन्फेक्शियस एजेंट्स को फेस करेगा, तब उसकी बॉडी में डेवलप होगी। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे जी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, ये मोटे तौर पर इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं। अब हम इंडिविजुअली को एक एक करके पढ़ेंगे, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या? इनेट इम्यूनिटी। जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती है, जन्म से ही प्रेजेंट है। और ये क्या है? देखिए, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि ये किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती। ठीक है, इसके कांटेक्ट में जिस भी तरह का पैथोजन आएगा ये या तो उसको रोकेगी या उसको मारेगी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी नहीं है बिना जी मैं तो सिर्फ इसी पैथोजन के अगेंस्ट काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी होती है, वो तो जिद पर बैठ जाता है जी ना जी मैंने तो इसी बैक्टीरिया को मारना है, तो उसी बैक्टीरिया को मारेगा, वो किसी दूसरे बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। लेकिन ये इस तरह का जिद्दी बच्चा या जिद्दी इम्यूनिटी नहीं है, ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक टाइप है। इसके लिए जो भी पैथोजन आएगा वो मारने लायक है, उसको ये मारने की कोशिश करेगी। इसके बस में है तो मार देगी, नहीं बस में है तो फिर एक्वायर्ड वाले के ऊपर छोड़ देगी। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है कही जाती है, क्योंकि ये हर तरह के पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी। नॉन स्पेसिफिक इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके काम करने की, इनेट इम्यूनिटी के काम करने की दो स्ट्रेटेजी हैं, ये दो स्ट्रेटेजी को फॉलो करती, टू स्ट्रेटेजीज। ठीक है, दो स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं? पहली, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन इन बॉडी। पहले तो ये क्या करेगी कि एंट्री, पैथोजन की एंट्री ना हो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर ही ना कर सके, पहले तो इस पर काम करेगी। ठीक है भाई, पैथोजन एंटर करेगा तभी तो बीमारी फैलाएगा ना, इससे बेटर है कि पैथोजन को बाहर ही रोक लो, अंदर ही ना आने दो। जैसे अपने बॉर्डर के ऊपर वो एक तारों की जो बाढ़ है वो खींची गई है, उस रोका जाए, टेररिस्ट को रोका जाए, वहां से इधर अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में ना एंटर कर जाए, तो ये उस तरह का काम करती है। भाई पैथोजेंस की एंट्री ही ना होने दे बॉडी के अंदर। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है इसकी? पैथोजेंस को वहीं पर रोक दे, बाहर ही, बॉडी के अंदर ही एंटर ना करने दे। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? क्विक किलिंग ऑफ इन्वेडेड या इन्वेडर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स यहां पर मैंने बोला है पैथोजेंस के लिए। ठीक है भाई, पहले वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, कई बार जो है टेररिस्ट को वो बाढ़ जो है रोक नहीं पाती, टेररिस्ट आ जाते हैं छुप छुपा करके, इधर उधर से कोई लूप होल हुआ वहां से एंटर कर गए। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर कई बार क्या है, ये जो एंट्री ना देने का, जो पैथोजन को एंट्री ना देने का जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो पहले फेल हो जाती है। तो बॉडी के अंदर क्या है, पैथोजन एंट्री कर चुका है। अब ये जो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो ये दूसरा अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? क्विक किलिंग ऑफ इन्वेडर ऑर्गेनिज्म। भी जिसने इन्वेड कर लिया हमारी बॉडी के अंदर, जो आ चुका है अब, ठीक है, जो आतंकवादी हमारी बॉडी में आ चुका है, जो पैथोजन हमारी बॉडी में आ चुका है, जो इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आ चुका है, उसको तुरंत मार गिराया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, उसको मौका ही ना दिया जाए कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए और हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह का डिस्कंफर्ट काज करे। ठीक है, और इन दो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए इनेट इम्यूनिटी के पास 4 तरह के बैरियर्स, कितने तरह के? 4 तरह के बैरियर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं।
अब ये जो चीज है बैरियर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 4 तरह के बैरियर्स जो हैं वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। 4 तरह के बैरियर्स कौन कौन से हैं? देखिए जी, पहला फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर, ठीक है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा साइटोकाइन बैरियर। ये 4 तरह के बैरियर्स जो हैं ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। इन 4 में से ये जो 2 हैं, कौन से? फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर और दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। किसको फॉर्म करेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। यानी कि कोई पैथोजन अगर आएगा हमारी बॉडी में एंट्री लेने के लिए तो सबसे पहले उसे इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला जो स्वागत उनका करते हैं वो कौन करते हैं? वो ये दोनों करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद पहली बात तो वो पैथोजन यहीं पर रोक लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे बताया कई बार हो जाती है चूक, पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो अगर वो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया है तो उसको फेस करना पड़ेगा किसे? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को, जो कौन है? सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारी बॉडी की वो क्या है? हमारी बॉडी के फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे इम्यून सिस्टम में वो कौन है? सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। अब ये बैरियर्स हैं क्या, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल बैरियर की। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जो फिजिकल बैरियर है ये क्या है? Structures which prevent the entry of infectious agents in organism's body। भाई ये जो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर हैं ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रोकेंगे किसको? एंट्री को, किसकी? इन्फेक्शियस एजेंट्स की, यानी कि पैथोजेंस की एंट्री को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में जो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर है उनके एग्जांपल देखिए आप, फिर बड़े आराम से समझ में आएगा। क्या? स्किन है। हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये स्किन कही जाती है, और स्किन जो है ये इम्प्रीवियस है, इसको कोई भेद करके अंदर नहीं जा सकता। इसके आउटर मोस्ट जो लेयर है वो डेड सेल्स और केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। डेड सेल से बनी हुई है, तो जो पैथोजेंस हैं वो हमारी स्किन को क्रॉस करके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन है। जिस तरह से हमारी स्किन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर, उसी तरीके से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या इंटरनल पाथवेज हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक, बीच में ईसोफेगस है, फेरिक्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनकी जो इनर वॉल है इट इज कवर्ड बाय म्यूकस, और वो जो इनर मोस्ट वॉल जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक स्लाइमी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ट्रैप पैथोजेनिक सेल्स। एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस ले के दौरान एयर के साथ साथ काफी सारे डस्ट पार्टिकल हैं, माइक्रोबियल सेल्स जो हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाते हैं,
ठीक है। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी इनर मोस्ट वॉल जो है वो क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। ये म्यूकस क्या करेगा, उन डस्ट पार्टिकल्स को या पैथोजेनिक सेल्स को ट्रैप कर लेगा, रोक लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है, अंदर लंग्स तक नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर वो लंग्स तक पहुंच गए तो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो ये म्यूकस क्या करेगा, उन पैथोजेनिक सेल्स को या डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पर रोक लेगा और फिर धीरे धीरे बॉडी से बाहर की तरफ निकाल देगा विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, तो पहला जो बैरियर है वो कौन सा है, फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे नेजल हेयर्स है, हमारे नाक का जो इंटीरियर, हमारी जो नाक है इसके अंदर अगर हम शीशे में देखेंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं जो सीव का काम करते हैं, यानी छन्नी का काम करते हैं। छन्नी का क्या काम होता है, छानना। ठीक है, तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो जो नेजल हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भी अगर कोई अंदर चला गया तो वहां क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है, वो उसको ट्रैप कर लेगा और उसको वापस बाहर की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो पहला बैरियर क्या है, फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इंफेक्शियस एजेंट्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल्स आर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा जो बैरियर है वो कौन सा है, दूसरा बैरियर है जी फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, देखिए ये फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है कुछ बायोमॉलिक्यूल्स या केमिकल एक्शन शो करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, कुछ बायोकेमिकल और फंक्शनल बैरियर्स हैं ये। ठीक है भाई, स्किन से या म्यूकस मेम्ब्रेन से नहीं रुक रहा है या वो भी रोकने की कोशिश करनी है, उसके साथ साथ उस सिस्टम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या है, बायोकेमिकल या फंक्शनल बैरियर्स जो है वो भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे HCl एसिड जो है इन स्टमक, हमारे स्टमक यानी कि अमाशय में HCl नाम का एक एसिड प्रेजेंट होता है। हम जो फूड खाते हैं हो सकता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमने अच्छे तरीके से पका लिया है और पकाने के बाद में जैसे हम खुले में ही खाते हैं तो जैसे जैसे खाना ठंडा होगा उसके ऊपर आकर के बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो आएंगे तो वो कंटामिनेट करेंगे तो वो हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर पहुंच करके हमें बीमार करें। तो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचना, पहली बात तो अंदर पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि फिजिकल बैरियर था और साथ ही साथ क्या है, वो जो रास्ता है जो उस पैथोजन को अंदर तक की तरफ लेके जा रहा है वो मुश्किलों से भरा हुआ है। मुश्किलें क्या है, वो जो फूड गया है ना, वो फूड गया है वो ऐसे ही कहीं घुमाई पर थोड़ी ना जा रहा है, अभी यहां से हाँ जी व्हीकल पकड़ लिया फूड वाला और चलो अब पहुंच के मानेंगे ना। फूड अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में एंटर कर रहा है तो उसको बहुत अलग अलग तरह की कंडीशंस को फेस करते हुए जाना पड़ेगा और उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें भी उस कंडीशन को फेस करना पड़ेगा। जैसे स्टमक में एसिड है, ये एसिड जो है ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को किल कर देगा। दूसरा स्लाइवा है हमारे माउथ में, स्लाइवा इन माउथ। अब स्लाइवा में एक एंजाइम होता है, कौन सा, लाइसोजाइम। ठीक है, इसी तरीके से टीयर्स हैं, हमारी आंख जो है वो आर्द्र बनी रहती हैं आंसुओं से। ठीक है, हमारी आंख से जो आंसू निकलते हैं उसमें भी क्या है, लाइसोजाइम। और ये जो लाइसोजाइम है ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल। ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा। क्लियर हो रही बात। इसी तरह हमारे ईयर्स में है सेरुमेन वैक्स, सेरुमेन या ईयर वैक्स, कान का जो मैल होता है। ठीक है, ये जो कान का मैल है ये भी क्या है, एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसमें भी। ठीक है, ये भी एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देगा, रोकेगा। आपकी स्किन के ऊपर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स ऑन स्किन एंड इन
कोलोन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ये फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, ये वहां पर एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट कर देते हैं, और एसिडिक इन्वायरमेंट में पैथोजेंस जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये दूसरा टाइप है क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, किसका, इनेट इम्यूनिटी का। हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के दो बैरियर कौन कौन से हैं, पहला तो था फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर, और ये दूसरा था कौन सा, फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये क्या फॉर्म कर रहा है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो देखिए कौन से हैं। भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लिया, कुछ जो पैथोजेंस हैं बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं, नहीं मानते हैं, कुछ खतरनाक जैसे टेररिस्ट आ जाते हैं ना वैसे से हैं, कुछ खतरनाक पैथोजन जो हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर गए, यानी कि उन्होंने इसे भी क्रॉस कर लिया, उन्होंने इसे भी क्रॉस कर लिया। अब उनका सामना अब क्या है, हम हार नहीं मानती, हमारा शरीर जो है इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। जैसे ही फर्स्ट लाइन क्रॉस होगी तो सेकंड लाइन जो है वो प्रेजेंट है अपने कंपोनेंट्स के साथ, सेलुलर बैरियर, ठीक है। ये सेलुलर सिस्टम है पूरा, सिस्टम विच इंक्लूड, देखिए कौन कौन से सेल्स इंक्लूड होंगे इसमें। एक तो है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। ये जो तीसरा बैरियर था, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो पहला कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़े क्या, 4 बैरियर, जिसमें से 2 बैरियर जो थे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थे। सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर जो हैं ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को फॉर्म करते हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेलुलर बैरियर, वो क्या है, सेलुलर सिस्टम है। कई सारे सेल्स ने एक सिस्टम मेंटेन कर रखा है कि बाहर से जो भी पैथोजन आएगा उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको खत्म कर देंगे, शरीर की सुरक्षा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, ऐसी इन्होंने शपथ उठा रखी है, ठीक है। तो इस पूरे सेलुलर सिस्टम में सबसे पहले कौन सा सेल हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये WBC का एक टाइप लिम्फोसाइट्स जो हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफाइड लिम्फोसाइट है, नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट बोल सकते हैं इसको हम, क्या है, नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन पहुंच गया उसको पकड़े, ठीक है, और उसके जो मेम्ब्रेन है उसको तहस नहस करवा दे, खत्म करवा दे। किसकी हेल्प से, परफोरिन्स की हेल्प से। परफोरिन्स का आज पोर्स इन मेम्ब्रेन या वॉल ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। जो पैथोजेनिक सेल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है उसके साथ उसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और उसके सेल के अंदर क्या रिलीज कर देगा, परफोरिन, जिसकी वजह से उसकी जो वॉल होगी उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, और जैसे ही छेद होंगे यानी कि सेलुलर मेम्ब्रेन या वॉल या उसकी आउटर बाउंड्री जो वो डैमेज हो गई तो जो पैथोजेनिक सेल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो पहला सेल जो सेलुलर बैरियर में आता है वो कौन सा है, NK सेल्स भी बोल देते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड क्या, NK सेल्स, ठीक है। कौन से सेल्स है, NK सेल्स मींस नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। इसके बाद बाकी जो सेल्स इसमें आते हैं दे आर फैगोसाइटोटिक सेल्स, जिसमें PMNL, जैसे नाम से मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट, ठीक है, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं भी नाम देख करके भी कोई देवता का अवतार ही हो ना, ये क्या है जी, WBC का ही एक टाइप है, आप लोगों ने पढ़े होंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये
फैगोसाइटोटिक है। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैगोसाइट है। क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैगोसाइट जो है वो होता है जी मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज जो है ये डेवलप्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स एंड एक्ट विद इन टिश्यूज। ठीक है, मैक्रोफेज जो है वो बड़े साइज के होते हैं और किससे बनते हैं? मोनोसाइट नाम के WBC से बनते हैं। और ये कहां पर ये अपने जो कार्य है ये कहां शो करेगा? ये टिश्यूज के अंदर शो करेगा कि ये ब्लड के अंदर ही नहीं रुकता है, ये ब्लड में से निकल करके किसके अंदर एंटर कर जाता है? टिश्यू के अंदर एंटर कर जाता है। वहां पर भी अगर कोई पैथोजन पहुंच गया है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके अलावा तीसरा मोनोसाइट्स। ये टाइप ऑफ WBC है जो जब किसी एंटीजन के कांटेक्ट में, किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं? दे गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेज। ठीक है, इन 4 तरह के सेल्स में हमने 4 तरह के सेल्स पढ़े। एक नेचुरल किलर सेल, दूसरा PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ग्लूकोसाइट, तीसरा मैक्रोफेज और चौथा मोनोसाइट। इन 4 में से ये जो 3 है NK सेल्स, PMNL और मोनोसाइट, दे आर फाउंड इन ब्लड। ये किस में प्रेजेंट होंगे? ब्लड में। और जो मैक्रोफेज हैं ये ब्लड और टिश्यूज दोनों में देखने को मिलते हैं। मोस्टली टिश्यूज में देखने को मिलते हैं और ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, टिश्यूज के अंदर इम्यून सिस्टम के एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाना मैक्रोफेजेस का काम है। वहां पर आने वाले पैथोजेंस को कंट्रोल करना, रोकना, तबाही मचाने से मैक्रोफेज करवाते हैं। और ये मैक्रोफेज बनता है किससे? मोनोसाइट से बनता है। मोनोसाइट क्या है? WBC का एक टाइप है। ठीक है, तो ये 4 तरह के सेल्स जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? सेलुलर बैरियर। और इसके अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं? नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो दूसरा कंपोनेंट है यानी कि इनेट इम्यूनिटी का जो चौथा बैरियर है वो क्या है? वो देखिए, जैसा कि हमने पीछे नाम पढ़ा था, क्या नाम था? साइटोकाइन बैरियर्स। क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, तो चौथा जो कंपोनेंट वो कौन सा है? साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, ये जो साइटोकाइन है ये क्या है? नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो पैथोजेंस के अगेंस्ट स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं जो कि पैथोजेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग सिस्टम है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डेवलप होते हैं। क्या चीज? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जब हम इसके बाद पढ़ेंगे उसके अंदर आती है वो। ठीक है, लेकिन यहां पर जो साइटोकाइन बोला जा रहा है, साइटोकाइन जो है ये नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाएंगे कब? जब हमारे जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के जो सेल्स हैं ये कांटेक्ट में आएंगे किसके? पैथोजेंस के। ठीक है, जब हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स जब पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तब जाकर के नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स बनते हैं। और ये नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स कलेक्टिवली क्या बोले जाते हैं? साइटोकाइंस बोले जाते हैं। इसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है जी, इंटरफेरोन्स। ठीक है, इंटरफेरोन क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन्स है। एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरस अफेक्टेड
affected cells to protect other cells from virus। ठीक है, साइटोकाइन क्या है? नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स थे, जैसे कि इंटरफेरोन है। इंटरफेरोन क्या होता है? जब हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो वो जो वायरस से इंफेक्टेड सेल्स हैं वो कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं ये दूसरे सेल्स तक जाएंगे और उनको अवेयर कर देंगे, जी वायरस आ रहा है, तैयार हो जाओ, बच के रहना है, उसको एंटर नहीं करने देना है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं जी? इंटरफेरोन का नाम देते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स में जैसे हिस्टामिन। ठीक है, कहीं पर किसी तरह की कोई चोट लग गई है तो वहां पर हिस्टामिन नाम का एक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करवा दिया जाता है। और इसको कौन प्रोड्यूस करवाएगा? मास्ट सेल प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब ये हिस्टामिन क्या है? ये वैसोडाइलेटर है। व्हाट इज इट? वैसोडाइलेटर। ठीक है, हिस्टामिन जहां पर भी रिलीज होगा वो उस एरिया में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर देगा? परमिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स को, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उसकी परमिबिलिटी को भी इंक्रीज कर देगा। इट विल रिजल्ट इन, जो हिस्टामिन है, इट काज एक्सेस रिलीज ऑफ प्लाज्मा इनटू टिश्यू स्पेसेस। ये क्या करता है? देखो, ये क्या करेगा? हिस्टामिन जैसे रिलीज हुआ, अब हिस्टामिन के का फंक्शन क्या हो गया? हिस्टामिन जो है ये वैसोडाइलेटर है और साथ ही साथ ये क्या करता है? हमारी जो कैपिलरीज हैं उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे ही परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो पहले ब्लड का जो प्लाज्मा थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा था वो अब क्या होगा? काफी ज्यादा बाहर निकलेगा। तो काफी ज्यादा प्लाज्मा ब्लड में से बाहर निकल के कहां चला गया? टिश्यू स्पेस के अंदर, यानी टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से वहां पर उस जगह पर स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, कहां पर स्वेलिंग आ जाएगी? जहां पर ये हिस्टामिन रिलीज हुआ है। इस स्वेलिंग के, इस प्लाज्मा के बाहर निकलने के दो फायदे हैं। दो फायदे क्या है? एक तो जो प्लाज्मा है वो वहां टिश्यू स्पेस में बाहर निकल गया जहां पर कोई पैथोजन था। ठीक है, पैथोजन ने अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल रिलीज किया है तो ये प्लाज्मा क्या करेगा? उस टॉक्सिक मटेरियल को डाइल्यूट कर देगा। क्या कर देगा? डाइल्यूट कर देगा, जिससे कि उसका जो असर है सेल्स के ऊपर कम होगा। दूसरा, चूंकि बहुत ज्यादा ब्लड वहां आ रहा है अब, तो ब्लड के साथ साथ बहुत सारे WBCs, बहुत सारे फेगोसाइट्स जो है वो भी वहां पहुंचेंगे और उन पैथोजेंस को किल करने का काम करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स आते हैं, अब देखिए ये जो है इंटरफेरोन हो गया, हिस्टामिन जो है ये क्या है? नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स है। इसी तरह से हमारी बॉडी में इंटरल्यूकिन भी है। इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोजीनस पायरोजन। ये जो प्रोटीन है नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन है और ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रीसेट करने का काम करता है। बुखार जो हमारी बॉडी में आती है वो इस इंटरल्यूकिन 2 या एंडोजीनस पायरोजन की वजह से आती है। और जो फीवर है वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेज इसलिए करती है ताकि पैथोजेंस का जो नंबर है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है हमें कि वो जो बुखार चढ़ी है उसमें टेम्परेचर अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो हमारे सेल्स भी डैमेज होंगे। इसलिए अगर बहुत तेज बुखार हो तो हम क्या करते हैं? एंटीपायरेटिक टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीपायरेटिक, किसका? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या है? कोई भी ऐसा ड्रग जो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करवाए, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करवाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चौथा बैरियर है इनेट इम्यूनिटी का और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का दूसरा कंपोनेंट है। हमने इनेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर डिस्कस किए, जिसमें पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये दोनों बैरियर मिलकर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फॉर्म करते हैं। फिर तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा साइटोकाइन बैरियर। ये दोनों बैरियर्स मिलकर के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को फॉर्म करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है?
कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे फेल हो गई, इसको भी क्रॉस कर गए और वो जो पैथोजन है वो इनके भी काबू में नहीं आ रहे, ठीक है, वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के भी काबू में नहीं आ रहा है अगर पैथोजन, तो क्या होगा, तो बुलाया जाएगा जी एनएसजी कमांडोज को। हमारी बॉडी के जो एनएसजी कमांडोज हैं, ठीक है, वो है कौन सी इम्यूनिटी, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, इनको कराटे वराटे, छत से कूदना, रस्सी से लटकना जैसे एनएसजी कमांडो करते हैं ना, वैसे सारे स्पेसिफिक तरीके आते हैं। इनके पास अपना एक हथियार है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, अगर इनेट इम्यूनिटी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है पैथोजेंस को रोकने में, तो फिर कौन काम आती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो सिस्टम है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ऐसी इम्यूनिटी है जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेवलप होगी, कब, उसके जन्म के बाद। कब डेवलप होगी जी, जन्म के बाद, ठीक है। और ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी developed in an organism after birth when it comes in contact of पैथोजेंस। जब वो पैथोजन के कांटेक्ट में आएगा तब उसकी बॉडी में ये उस पार्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया और सभी के अगेंस्ट बन गई, ना जी, ठीक है। जो पैथोजन आया, मान लेते हैं कि उसकी बॉडी में आया टाइफाइड का पैथोजन, तो इम्यूनिटी टाइफाइड के अगेंस्ट बनेगी। ऐसा नहीं कि बाकी बीमारियां भी उसकी बॉडी में नहीं आएगी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी थी वो क्या थी, नॉन स्पेसिफिक टाइप थी, ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक्वायर की जाती है आफ्टर बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस हो गई, काम की नहीं रही, तब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आगे आई। अब क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो पहले ही फेल हो गई थी, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के भी अगर वो पैथोजन काबू में नहीं आ रहा, तब उसके अगेंस्ट काम कौन करेगा, हमारी बॉडी के एनएसजी कमांडो। यानी कि ये जो है ये फॉर्म करती है थर्ड लाइन ऑफ क्या, डिफेंस। ये हमारी बॉडी का थर्ड एंड फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर सेकेंड लाइन को क्रॉस कर चुका है पैथोजन और सेकेंड लाइन के कंपोनेंट्स के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। और अगर बात, पहली बात तो ये कंट्रोल कर लेगा, और अगर बात इसके भी कंट्रोल से बाहर हो, अगर बात इसके भी कंट्रोल से बाहर हो, तो भाई उस ऑर्गेनिज्म का भगवान ही मालिक है, कोई चमत्कार ही होगा जो उसको बचा सकता है, ठीक है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कौन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारी जो बॉडी की स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाती है। और इसके अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अभी हमने क्या बोला, व्हेन ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप होगी, कब, जब वो आएगा कांटेक्ट में किसके, पैथोजन के, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के दौरान जब ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करेगा किसको, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ पैथोजन, जब वो ऑर्गेनिज्म पैथोजन के सामने या कांटेक्ट में या उस पैथोजन से उसका एनकाउंटर फर्स्ट टाइम होगा, तो क्या होगा कि एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ पैथोजन रिजल्ट्स इन ए लो इंटेंसिटी
रिस्पॉन्स। ठीक है, कि भाई उसके बॉडी में पहली बार पैथोजन आया, और पैथोजन पहली बार आया है तो उसके जो एनएसजी कमांडोज हैं उसको जानेंगे, पहचानेंगे अच्छे तरीके से। तो इस जान पहचान में क्या होता है, टाइम लगता है। स्पेशल एंटीबॉडी जनरेट करवाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये टाइम सिर्फ पहली बार में लगेगा, इसलिए पहली बार जब पैथोजन अटैक करता है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, तो उसकी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो लो इंटेंसिटी का होगा और टाइम लगाएगा, यानी कि वो बीमारी थोड़े दिन तक उसकी बॉडी में रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर करेगा। लो इंटेंसिटी का इम्यून रिस्पॉन्स उसकी बॉडी में शो होगा, उसको एक बार तो बीमार पड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड इनकाउंटर जो होगा, सेकेंड इनकाउंटर या हम बोलते हैं रिपीटेड एनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन, सेम पैथोजन का अगर रिपीटेड एनकाउंटर होता है, रिजल्ट्स इन इट, सो इट रिजल्ट्स इन हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि क्या है कि उसकी बॉडी के एनएसजी कमांडोज, यानी कि उसकी बॉडी की जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के जो सेल्स थे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, उन्होंने पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जो जनरेट किया था, जब उसके कांटेक्ट में पहली बार आए थे, तब उस कांटेक्ट को, उस एनकाउंटर को उन्होंने क्या कर लिया था, मेमोराइज कर लिया था। तो पहली बार में तो प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है, उनको पता नहीं था कि क्या चीज आई है, क्या बनाना है, कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन पहली बार में उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, जाना पहचाना, स्पेशल उसके तरीके देखे, फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दी। अब क्या, उन्होंने अपना जो हथियार है वो तैयार रखा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही सेकंड एनकाउंटर अगर सेम पैथोजन का होगा, तो वो हथियार तैयार रखा हुआ है, उन्हें बस चलाने भर की जरूरत है, ठीक है। इसलिए जैसे ही वो सेकंड टाइम सेम पैथोजन एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के वो जो सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट, बुर्सल लिम्फोसाइट एंड थाइमल लिम्फोसाइट्स, वो उसके जो मेमोरी सेल्स हैं, वो अपने उस हथियार को, यानी कि अपने इम्यून रिस्पॉन्स को बड़ी तेजी के साथ और बड़े लेवल पर चलाएंगे। ये जो हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और जो फर्स्ट टाइम पैथोजन हमारी बॉडी में जब आए, उस समय जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा क्या होगा, लो इंटेंसिटी का होता है, जबकि सेम पैथोजन का सेकेंडरी एनकाउंटर यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो हाईली इंटेंसिफाइड होगा। हाईली इंटेंसिफाइड, बस जैसे कि वो वेट ही कर रहे थे कि कब पैथोजन आए और कब हम उसके ऊपर टूट पड़े, ठीक है। तो सेकेंड रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा। ये आज के वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आगे जो मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को पढ़िए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं आपका वो डाउट जो है जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।